नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट को जारी कर दिया है। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 7 जून को खत्म हो जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा। इस बार 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होगी। सुबह की शिफ्ट का एग्जाम 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा और दोपहर की शिफ्ट का एग्जाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। सुबह की शिफ्ट के लगाए गए स्कूल स्टाफ को दोपहर की शिफ्ट में नहीं लगाया जाएगा। अभिभावकगण, आदरणीय अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे भरोसा है कि आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि पहले भी कहा था कि 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी। तो वो असमंजस्य हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आप बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। पीछे के समय में मैंने ये भी कहा था कि सौदह के एक सेमिनार में मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक 2 तारीख को आपको आपका जो विस्तार पूर्वक विषयवार तिथिवार कुछ आपको डेट शीट भी उपलब्ध करा सकें। आज ये डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो, ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको कहीं तनाव न हो, मानसिक दबाव न हो, आप मस्ती के साथ अपनी तैयारियों को करें। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी महसूस होता है कि इस देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों ने निश्चित रूप में अपनी लीडरशिप में अपने परिवार के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश की, सुरक्षित रखने की कोशिश की और स्वयं भी वो सुरक्षित रह सकने में हमेशा सफल रहे हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और मुझे भरोसा है कि अब जो ये डेट शीट आपको मिल रही है, इसके आधार पर आप खूब मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। और आपने तब भी दुनिया को बताया जब पूरी दुनिया इस कोरोना काल के महासंकट से गुजर रही हुई परेशानी का सामना कर रही थी। पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर बादल के काफिले पर हमला किया गया है और इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। तो साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। We are very happy that they have been the frontline workers. At one time, 1,700 of policemen were down with corona, and they were always in the front, not only arranging food and all for various people, but also maintaining the law and order, which they've done very well. And I'm very happy that they today started this. So how is the response you are getting from your health workers and the Punjab police as well? Well, Punjab police has only started today, and the rest so far, I was talking to the doctors, they are all very confident, they are very happy. There were 2 Akalis injured and there are 2 congressmen injured. So we don't know, that the police do its investigation, then we know. पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसियों ने हमला किया। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी की गई। खबर है, दरअसल जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हो रहा है। कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आज अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन था। नामांकन कराने के लिए खुद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पहुंचे थे। जैसे ही सुखबीर बादल का काफिला जलालाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने लगे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और कई राउंड फायरिंग भी की गई।
पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसियों ने हमला किया। हमले की इस घटना पर बीजेपी नेता अनिल सरीन का क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। पंजाब में निकाय चुनावों को लेकर जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या इस तरह की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनीज को रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा कि वो नॉमिनेशन फाइल कर लें, और अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कांग्रेस के गुंडे उनकी फाइलें पकड़कर फाड़ रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है कैप्टन साहब? क्या कर रहे हो? पंजाब को किस दिशा में लेके जा रहे हो? इस तरह से निकाय चुनाव नहीं जीते जा सकते। अगर आपको अपनी जीत पर इतना विश्वास है तो जनता को यह मत करने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए कि आपके पॉजिटिविटी क्या है और आपके उपलब्धियां क्या हैं। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके आप अगर चुनाव जीत भी जाएंगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कलंक पंजाब के ऊपर कोई नहीं हो सकता। आज सभी तरफ देख रहे हैं, चाहे जलालाबाद हो, उसमें सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक हुआ, तरन तारण है, फिरोजपुर है, कोटकपूरा है, अनेक जगह से। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ में भी धन संग्रहण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज ने 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि महंत चंद्र भारती जी महाराज ने आगे बढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग किया है। इतना बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं हजारेश्वर महादेव का एक भगत जो है, ये जो कुछ दे पाया मैं उस प्रभु के लिए, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये मैं कर पाया। और मेरा जो जितना भी कोशिश होगी, जितना ज़्यादा इकट्ठा हो, मैं सभी चित्तौड़गढ़ निवासियों से एवं जो मेरे भक्त हैं उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि आप भी उत्तम रूप से जितना ज़्यादा दे सकते हैं श्री राम मंदिर। महाराष्ट्र के यवतमाल में पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई। यहां पर 5 साल से कम उम्र वाले 12 बच्चों को तब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया जब सोमवार को उन्हें पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया। यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कृष्णा पांचाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्चे अब ठीक हैं और इस घटना से जुड़े 3 कर्मचारियों, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक डॉक्टर और एक आशा वर्कर को निलंबित किया जाएगा। यह घटना तब सामने आई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए साल 2021 में नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव लॉन्च किया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग का एंगल आने के बाद से एनसीबी की कार्रवाई जारी है। एनसीबी ने अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और सहायक निदेशक ऋषिकेश पवार को हिरासत में लिया है। एनसीबी ड्रग मामले में पवार से पूछताछ की गई। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ऋषिकेश पवार की तलाश पुलिस बीते महीने से कर रही थी। एनसीबी ऋषिकेश पवार से ड्रग मामले में पहले पूछताछ कर चुका है। एनसीबी के सामने एक ड्रग सप्लायर ने ऋषिकेश पवार का नाम लिया था, जिसके बाद ऋषिकेश पवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के डर से पवार ने अग्रिम जमानत की अपील की थी, लेकिन अदालत से राहत नहीं मिली। उसके बाद से ऋषिकेश पवार फरार थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऋषिकेश उन लोगों में शामिल थे जो सुशांत को ड्रग्स पहुंचाते थे। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुरार पुलिस ने पालघर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल समेत 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी रजीपुर मलाड़ पूर्व के पठानवाड़ी का रहने वाला है। वो पालघर में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कुरार पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि रजीपुर बिना लाइसेंस के अपने पास अवैध रूप से हथियार रखता है, जिसके चलते उस पर कार्रवाई की गई
और 25 जनवरी को गश्ती के दौरान मौका देखकर रजेबुर को पकड़कर तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को जांच के दौरान बताया कि लोगों को धौंस दिखाने और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार अपने पास रखता था। पुलिस ने अवैध हथियार रखने के जुर्म में मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। 25 तारीख को रात को 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हमारा स्टाफ, जिसमें हमारे PI 4 के, API घारगे, PSI सातरडेकर और बाकी डिटेक्शन स्टाफ, ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त जिम के पीछे जो मैदान है वहाँ पे एक इसम उनको दिखाई दिया। वो सस्पेक्ट लग रहा था। उन्होंने उसके पास सर्च वगैरह किया तो उसके पास एक देसी पिस्टल और 7 राउंड उसके पास मिले। उसके बाद हम लोगों ने उसको पुलिस स्टेशन में लाके उसके ऊपर हम लोगों ने केस रिकॉर्ड किया है। और ये आदमी है, ये बिल्डर है और इसका पालघर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे धमकी, शायद ये व्यवसाय की वजह से उसको धमकी दे सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसके डर से उसने वो पिस्टल लाया था। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व IAS अधिकारी RS चौधरी ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम है और बहकावा ज्यादा है। इसमें आंकड़े मिसलीडिंग है, सच्चाई को बयां नहीं करते। उन्होंने कहा कि कृषि, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर किसी भी वर्ग को कोई रियायत नहीं दी गई। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दावे पर उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि किस आधार पर किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। हकीकत कम है, बहकावा ज़्यादा है, आंकड़े मिसलीडिंग है, सच्चाई को बयान नहीं करते। किसी क्षेत्र के अंदर भी, खासकर हरियाणा के संबंध में और अब जो चल रहे किसान कानूनों के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में, आप आंकड़े उठा के देखो, किसी भी हेड में देख लो, एग्रीकल्चर के हेड में देख लो, रोड डेवलपमेंट के हेड में देख लो, फर्टिलाइजर के हेड में देख लो, कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है, बजट एलोकेशन कम की गई है। तो आप किसान के फायदे की मौखिक तौर पे तो प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं बहुत किया है, लेकिन हकीकत ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं किया। इसलिए किसानों में इस बजट को देख करके बहुत निराशा है। उम्मीद लगा रहे थे, इवन आपकी जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना है उसमें भी फंड कम किए गए हैं। तो किस हेड में किसानों को कोई रिलीफ या कोई राहत या कोई उसको उनको प्रोत्साहन दिया गया, वो सरकार बताए तो सही। 2022 की घोषणा तो इससे पहले प्रधानमंत्री जी भी कई बार कर चुके हैं, और एक दफ़ा ऐसी स्टेज भी आई थी जब प्रधानमंत्री जी का ये बयान भी आया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकेंगे। अब फिर वही राग दोहराया जा रहा है कि भी दुगनी हो जाएगी। मतलब बताएं तो सही, आधार किस आधार पर दुगनी हो जाएगी। जहाँ तक MSP का है, MSP भी आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दी जा रही। ये ठीक है कि पहले सरकार जो देती थी A2 देती थी, इन्होंने FL ऐड किया है, लेकिन असली जो कंपोनेंट है C2 का, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 3 कंपोनेंट है, A2 प्लस FL प्लस C2, और उसमें 50%। आप C2 ही नहीं दिया, 50% की तो बात कहाँ है। तो किसानों को आय तो दूनी तब होगी ना जब आप उनके उत्पाद का उनके पैसा सही देंगे या आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देंगे। जो भी इंक्रीज हो रही है, मैंने 20-25 साल का रिकॉर्ड देखा है कि 20-25 साल से, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को उसकी उत्पाद का सही मूल्य नहीं दिया गया है। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में नगर काउंसिल चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बरनाला शहर के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने शहर के 31 में से 28 वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले 4 सालों में बरनाला शहर में कांग्रेस सरकार की ओर से विकास करवाया गया। शहर की प्रमुख समस्याओं को कांग्रेस के शासन में निपटाया गया। इस वजह से शहर के लोग कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से खुश हैं। सारे साढ़े 31 वार्ड ने बरनाले दे, ये जो 3 वार्ड संघेड़े दे, संघेड़े वाला ने डिसाइड कर लिया भी सारे पिंड ने कोई भी किसी निशान ते नहीं लड़ेगा। तिन्ना नूं छड्ड के बाकी 28 ਦੇ 28 कैंडीडेट अज असीं डिक्लेयर कर दिते आ। लिस्टां सानूं दे दित्तियां ने। सानूं बड़ी खुशी हुंदी आ कि इन्ना रिस्पॉन्स आ अज सारा। और सब तो वड्डी गल है कि असीं बड़े शुक्रगुजार हाँ साडे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे, साडे प्रधान सुनील जाखड़ जी दे, साडे चेयरमैन सरदार लाल सिंह जी दे, साडे ऑबजरवर साहब बावा साहब ते मक्खण शर्मा जी दे, जिन्हां ने सब तो पहले तो कैप्टन साहब ने यह बहुत वधिया गल की कि इस इलैक्शन दे विच 50% महिलावां दे लई जिहड़ियां साडीयां बीबियां भैणां अज सारियां इत्थे एडी तादाद दे विच खड़ियां ने, इन्हां दा हक दिता। 50% लेडीज़ लई असीं 31 वार्डां दे विचों 16 लेडीज़ साडीयां जे 17 लेडीज़ साडे खड़े हो रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली प्रयागराज NH 30 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उत्तराखंड के पंतनगर हादीपुर गांव निवासी 3 लोगों की एक हादसे में मौत हो गई। दरअसल कार में सवार तीनों लोग प्रयागराज की ओर लखनऊ जा रहे थे। तभी अरखा कोल्ड स्टोरेज के पास सड़क पार कर रहे पशु को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और एक ट्रक में जाकर घुसी। जोरदार एक्सीडेंट के कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों घायलों को देखते ही मृत घोषित कर दिया। सर, एक हादसा हुआ है ऊंचाहार में, क्या है पूरा मामला? कल रात अरखा जो थाना ऊंचाहार में पड़ता है, यहाँ पर एक अर्टिगा गाड़ी जो प्रयागराज से लखनऊ की तरफ जा रही थी, वो एक जानवर को बचाने के चक्कर में विपरीत दिशा में आ रही एक ट्रक से टकरा गई और जिससे काफ़ी तेज़ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ मौके पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान 2 लोगों की झारखंड से और एक उत्तराखंड के निवासी के रूप में हुई है। तीनों शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है
और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। राजस्थान के दौसा में जिला अस्पताल के पीछे चिकित्सकों के निवास के पास कचरा पात्र में पड़े इंजेक्शन के डिब्बे में 5 से 6 माह का भ्रूण मिला, जिससे जिले में सनसनी फैल गई। सुबह सफाई कर्मचारी जब कचरा फेंकने गया तब उसे कचरा पात्र में भ्रूण मिला, जिसकी सूचना सफाई कर्मचारी ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मामले की जांच में जुट चुका है। ये सुबह जब मैं राउंड पे था उस दौरान मेरे पास सूचना आई। हमारा जो सफाई कर्मी है कचरे को लेके जो डस्टबिन में डालता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डस्टबिन है, उसमें हमको एक डब्बे में नवजात भ्रूण मिला है। ये जब हमने पुलिस को भी सूचना दी और हमारे पीडियाट्रिशियन और स्टाफ को बुलाया तो उन्होंने देख के एग्जामिन करके हमको अभी प्राइमरी तौर पे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये लगभग 5 महीने के आसपास का फीमेल भ्रूण है। और जैसा भी हमको वहाँ एविडेंसेज मिले, जिस पॉलीथीन में वो था या जिस बॉक्स में रखा हुआ था, उन सब के हमने डिटेल्स ले लिए हैं। तो वो किस चैनल से आया है उसको हम पता करने का प्रयास करेंगे पुलिस के साथ मिलके। और साथ में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज हैं, जो भी संभावित रास्ते हैं उनके सीसीटीवी फुटेज को भी हम देखेंगे। प्रथम दृष्टि से कैसा लगा भाई हॉस्पिटल का है या बाहर से लाके डाला गया? इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये शायद इन हॉस्पिटल हुआ हो। वहीं मुंबई में आज शाम तकरीबन 4:30 बजे गोरेगांव स्थित एक फिल्म स्टूडियो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही थी। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह स्टूडियो काफी दिन से बंद था। फिलहाल इस आग में किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए इस आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्टूडियो में रखी कुर्सियां और शूटिंग का सामान समेत अन्य चीजें जलकर खाक हो गई। सरकारी स्कूलों में अब खेल का नया सामान आएगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको बता दें 93 लाख रुपए की राशि जो है वह जारी कर दी है। फतेहाबाद जिले को 13 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। जिले के 28 स्कूलों ने खेलों का सामान खरीदने के लिए डिमांड भेजी थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने 24 स्कूलों की डिमांड को पूरा करते हुए राशि जारी कर दी। इस राशि से जिला शिक्षा अधिकारी मैदानों में कंस्ट्रक्शन का काम कराने के अलावा खेल का सामान खरीदेंगे। कोरोना काल के कारण स्कूल लग नहीं रहे थे। ऐसे में सरकारी स्कूलों की तरफ से 1 साल पहले खेलों का सामान खरीदने के लिए राशि मांगी गई। अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में नया सत्र जब शुरू होगा तो विद्यार्थियों को खेलने के सामान की दिक्कत नहीं आएगी। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग सामान खरीदा जाएगा। जिले के 9 हाई स्कूल और 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल को यह राशि जारी हुई है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिंकू पठान की तबीयत बिगड़ने के बाद आज सुबह मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में चिंकू पठान की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। चिंकू पठान के तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ने की जानकारी सामने आने के बाद से महाराष्ट्र एटीएस ने 2 दिनों पहले उसे एनसीबी से अपनी हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ जो है वह की जा रही है। आम बजट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में गजब का बजट प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री ने पेश किया। यह बजट तब आया जब पूरी दुनिया लड़खड़ा रही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि यह रिएक्टिव बजट नहीं, प्रोएक्टिव बजट है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर एक गजब का बजट प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री जी ने पेश करा है। ऐसे समय में जब सारी दुनिया लड़खड़ा रही है, वहाँ पर
एक ग्रोथ का बजट दिया है। ये रिएक्टिव बजट नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव बजट है जो नींव रखता है इस पूरे दशक के लिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर 130% से ऊपर उसका इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, हर तरह का, चाहे पोर्ट हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, उनको सबको बढ़ा है। साथ साथ फार्मिंग सेक्टर के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। और इन सब को जब हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाता है, हर तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो गाँव के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एक बहुत मजबूत, एक विजन वाला, एक विकासशील बजट है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बदलाव इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक,